नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने के यूट्यूब चैनल पर। तो आज नया मंथ स्टार्ट हुआ है। डेट है 1 जून 2026, है ना। एंड रोज की ही तरह आज भी हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखेंगे, है ना। ये कुछ 5 टॉपिक्स है जो हम आज डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा आपको रोज नहीं समझाता। बस मैं इतना चाहता हूँ कि जो भी आर्टिकल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करे, जो आपके फर्स्ट पेपर में आपको हेल्प करे, जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करे, मैं सिर्फ वो आर्टिकल्स आपके लिए लेके आता हूँ, है ना। क्योंकि आपको ही पता है कि अगर मैं रोज के 9-10 आर्टिकल लेके आऊंगा, आपको उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको फायदा किससे होगा? जब सिर्फ हम वो आर्टिकल्स कवर करें जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो वही चीज है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपको सेशंस देखने को मिलेंगे, जो नए बच्चे हैं सिर्फ उनको बता रहा हूँ। जो रोज इन सेशंस को देख रहे हो उन्हें तो ये सब पता ही है कि ये सेशंस आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि रोज डेली बेसिस पे आप अगर आर्टिकल्स, सिर्फ उन आर्टिकल्स को पढ़े जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको किसी ना किसी तरीके से आपकी एग्जाम लाइफ में हेल्प करे, है ना, आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ में हेल्प करे। क्योंकि जब आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में डेली पढ़ते हैं, चाहे वो पॉलिटी से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, आईआर से रिलेटेड हो, आपका साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो, तो धीरे धीरे आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट की वजह से आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ होती है ना। बाकी एग्जाम ओरिएंटेड है। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है, जैसे आज साइंस एंड टेक का एक टॉपिक है जिसमें कुछ स्टैटिक का रिवीजन मैं आपको करवाऊंगा, कुछ ऐसी टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं जो आपके स्टैटिक से रिलेटेड है, वो भी मैं इन्हीं सेशंस में कवर करता हूँ। ठीक है, प्लस आपको जो टेलीग्राम चैनल है भाई पढ़ने का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, वहां पे आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं एमसीक्यू शेयर करता हूँ आपके साथ, और ये पीडीएफ भी शेयर करता हूँ, जहां पर आप क्या कर सकते हैं, डेली बेसिस पे एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब देखिए, सेशन की तरफ चलते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, जो 5 टॉपिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि ये 5 टॉपिक्स क्या हैं। ठीक है, फिर इन्हें डिटेल में देखेंगे एक एक करके। देखो, लैंग्वेज डेकोरम। अभी क्या हुआ, एक 3 लैंग्वेज मॉडल या फिर 3 लैंग्वेज प्रोग्राम सीबीएसई लेके आया है। ठीक है, किसकी हेल्प से? सेंटर की हेल्प से। क्योंकि सेंटर ने क्या किया है, सीबीएसई के थ्रू 3 लैंग्वेज मॉडल लाने की बात करी है, 3 लैंग्वेज प्रोग्राम लाने की बात करी है। ठीक है, पर जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने क्वेश्चन किया है सीबीएसई से कि वो कितनी तैयार है इस 3 लैंग्वेज प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो उसके अराउंड ये पूरा आर्टिकल है, तो इसको हम देखेंगे। एक अच्छा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर उसके बाद आता है प्रिजन इन इंडिया कंटिन्यू टू बी ओवर क्राउडेड बाय अंडर ट्रायल। जो भी आंसर राइटिंग करेंगे, जैसे आपका सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का सेकंड पेपर होता है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो मेंस के पेपर होते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो ये जो आर्टिकल है आपको एक डेटा देके जाएगा जो आपको शॉक भी कर देगा, और आपको रियलिटी भी बताएगा हमारे इंडियन प्रिजन सिस्टम की। ओके, उसके बाद टुवर्ड्स अ डायलॉग ऑन एडोलसेंट सेक्सुअलिटी। आपको पता है कि 24 वीक्स का एक एबॉर्शन टाइम सेट किया गया है, ठीक है, नेशनली। बट अभी क्या हुआ, रिसेंटली एक एक्सेप्शन देखा गया जिसमें 28 वीक्स की प्रेगनेंसी पर भी एबॉर्शन की बात करी गई है। तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। एक क्वेश्चन रेज करता है कि हमारे देश में किस तरीके से सेक्स एजुकेशन के बारे में बात होती है, किस तरीके से नहीं होती है, उसके अराउंड ये पूरा आर्टिकल है। तो जब आर्टिकल आएगा तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल आपकी नॉलेज को वाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ क्या हुआ है कि जो वेब टेलीस्कोप है, ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप है, स्पेस टेलीस्कोप, अभी क्या हुआ रिसेंटली, उसने 700 लाइट ईयर्स दूर जो एक एक्सो है, ठीक है, उसकी वेदर कंडीशंस को मॉनिटर किया है। ठीक है, तो एक साइंस एंड टेक की मतलब कि हम सब्जेक्ट के रूप में देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सो क्या होते हैं, ठीक है, टाइडली लॉक वाला मैकेनिज्म क्या है, साथ ही साथ हॉट जुपिटर्स जो होते हैं,
हॉट जुपिटर्स कॉन्सेप्ट क्या है ना, ये सारी चीजें देखेंगे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद लास्ट वाला जो आर्टिकल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने सिर्फ इसीलिए वो मैं लेके आया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना ये ईरान और जो यूएस है, ठीक है, इनके बीच में ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई स्टार्टिंग में 28 फरवरी में, जो ये मतलब कि बॉम्बिंग्स के थ्रू इसे स्टार्ट किया गया था प्रॉब्लम को, जो अभी तक चल रही है ना, अभी तक वो बॉम्बिंग्स चल रही है, अभी तक स्टेट ऑफ होर्मुज की वजह से स्टेट ट्रेड डिसरप्शन हमें इतना ज़्यादा देखने को मिला है। तो ये एक्चुअल में पूरा का पूरा मुद्दा स्टार्ट कहाँ हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 2013 में। तो 2013 में ऐसा क्या हुआ था, तो वो सारी बातें हम इस आर्टिकल में करने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि आपके अंडरस्टैंडिंग के रूप में ये इंपॉर्टेंट है, कोई आपका मतलब बहुत ज़्यादा डेटा या मतलब ऐसा कुछ इस आर्टिकल में नहीं, ठीक है। तो ये बात इस तरीके से हम आर्टिकल्स देखेंगे और इसी सीक्वेंस में देखेंगे, ठीक है। अगर किसी को मेरी स्पीड स्लो लगे तो वो वीडियो की स्पीड को 1.5x पे कर लेगा, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा धीरे धीरे सारी चीजें समझेंगे। अभी क्या हुआ, जैसा मैंने आपको बताया था, लैंग्वेज डेकोरम आर्टिकल में क्या दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, अभी क्वेश्चन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीबीएसई को और एनसीईआरटी को कि वो एक रिपोर्ट तैयार करें एंड सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है, थ्री लैंग्वेज मॉडल है, थ्री लैंग्वेज प्रोग्राम है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, वो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने प्रिपेयर्ड है, वो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने प्रिपेयर्ड है। क्योंकि अभी आपने देखा था सीबीएसई ने, रिसेंटली हमने ये आर्टिकल कवर भी किया है 2-3 दिन पहले, सीबीएसई एक नया मैकेनिज्म लेके आए थे जिसमें वो क्या कर रहे थे, जो बच्चों की आंसर कॉपीज है, जो स्टूडेंट्स की आंसर कॉपीज है, उसे स्कैन कर कर उसे स्कैन कर कर एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू उसे चेक किया जा रहा था और उसी कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू उस पे मार्क्स दिए जा रहे थे। अब हुआ क्या कि इसे एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया गया, और क्या किया गया, डायरेक्टली एक बड़े लेवल पर इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में यूज किया गया, जिसमें हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली। आपको पता है कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस करी जाती है तो बहुत जरूरी है कि उसे एज अ पायलट प्रोजेक्ट लाया जाए, एक छोटे स्तर पे यूज किया जाए। बट सीबीएसई ने ऐसा नहीं किया, सीबीएसई ने एक लार्ज लेवल पे सीधा बोर्ड एग्जाम्स में उसे यूज किया। उसकी वजह से देखने को मिला कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो आंसर्स हैं, जो कॉपीज है, वो उनके नाम के साथ ही मैच नहीं कर रही, किसी किसी के जो मार्क्स हैं वो ही नहीं दिए गए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, उस क्वेश्चन को चेक ही नहीं किया गया। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सामने देखने को मिली, ठीक है। साथ ही साथ ये बात भी देखने को मिली, जो न्यूज आर्टिकल्स में कवर करी गई थी, कि जो मतलब स्टाफ है उसको भी प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया गया था, क्योंकि इस कंप्यूटर नेटवर्क पर जो कॉपीज अपलोड करी गई थी वो स्कैन करके करी गई थी, जो मैनुअली स्कैन करी जा रही थी। तो अगर वो कॉपी मैनुअली ढंग से स्कैन नहीं करी गई तो उसको कैसे मतलब कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क मतलब उसे चेक करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिली। तो अब ऐसे ही एक थ्री लैंग्वेज मॉडल आया। थ्री लैंग्वेज मॉडल क्या है, पहले मैं आपको ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला बता देता हूँ। इसमें ये बोला गया कि पहली जो आपकी लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज होगी जो आपकी मदर लैंग्वेज है, या फिर या फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज है, या फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज है। वहीं पे सेकंड लैंग्वेज कौन सी होगी, अगर आप उन स्टेट से हैं जहां पर जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, तो वहां पर आपकी जो सेकंड लैंग्वेज, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की तो हिंदी ही हो गई, है ना, जो मदर लैंग्वेज है। तो इसीलिए उनके लिए जो सेकंड लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी या कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी, ठीक है। और वहीं पर जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, मतलब कि बात करें साउदर्न इंडिया की, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की, वहां पर बोला गया कि आप जो है अपनी सेकंड लैंग्वेज के रूप में भी कोई भी मतलब कि आप हिंदी भी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर जो थर्ड लैंग्वेज होगी वहां पर आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जैसे फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई। तो इस थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, आप सोचो, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतना ज्यादा प्रेशर जो है वो बच्चों के ऊपर बन रहा है, साथ ही साथ अब पहले तो जो टू लैंग्वेज प्रोग्राम था उसको आप थ्री लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो, तो कितना ज्यादा प्रेशर बच्चों के ऊपर बढ़ेगा, है ना। तो जो क्रिटिक्स हैं, जो पिटिशनर्स हैं, जिन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट केस लड़ रहे हैं, उनका कहना यही है, ठीक है। तो अब इस आर्टिकल को देख लेते हैं। तो यही बोला गया
कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप कितने प्रिपेयर्ड है कितने नहीं है, उसके बारे में आप एक रिपोर्ट तैयार करिए और हमें बताइए, ठीक है। बट अभी रिसेंटली कोर्ट ने रिफ्यूज नहीं किया है कि वो डायरेक्टली पॉज कर देंगे इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को, पॉज नहीं किया गया, ठीक है। मतलब कि उसे रोकने की बात नहीं करी गई, बस बोला गया आप एक रिपोर्ट तैयार करिए और इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वो जुलाई 15 और 16 2026 में होगी, ठीक है। अभी जो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ये 1 जुलाई 2026 से लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो पूरा का पूरा जो लैंग्वेज सिस्टम है वो क्या है मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस पूरे में यहाँ पर यही बात समझाई गई है, ठीक है। अब क्या है कि क्रिटिक्स हैं या जो पेटिशनर्स हैं वो कैसे चैलेंज कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक तो सडन फ्लिप की बात हुई, सडन फ्लिप का मतलब इधर क्या है कि सीबीएसई ने इनिशियली जो मतलब कि नोटिफिकेशन निकाली थी उसमें ये बोला था कि ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ये 2029 और 2030 के करिकुलम में ऐड किया जाएगा, ठीक है। बट एकदम से क्या हुआ, एकदम से इसे इसी साल से लागू करवा दिया गया। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब उसके पीछे पॉलिटिकल विल हो, जब उसके पीछे मतलब कि पॉलिटिकल सपोर्ट हो, तभी ऐसे जिसे हम कहते हैं कि डिसीजंस लिए जाते हैं। तो जो क्रिटिक्स हैं जो पेटिशनर्स हैं उनका कहना ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सीबीएसई के कंधे पे बंदूक तान के चला रही है, ठीक है, ये उनका कहना है। लैक ऑफ लीगल पावर, ये बोला गया जो सीबीएसई है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और इतना बड़ा चेंज वो बिना किसी पार्लियामेंट्री लॉ के नहीं ला सकती। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो पेटिशनर्स या फिर क्रिटिक्स कर रहे हैं। थर्ड चीज जो क्रिटिक्स का कहना वो ये है कि लैंग्वेज एक पर्सनल चॉइस है और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी पॉलिसी 2020 जो आई थी, एनईपी पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसमें भी ये बात करी गई कि जो लैंग्वेज है वो एक पर्सनल चॉइस है और जो एनईपी है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉमिस करता है एजुकेशन में कि जो भी आप सब्जेक्ट्स चाहे आप वो पढ़ेंगे, ठीक है। एंड वो गारंटी करता है कि कोई भी लैंग्वेज फोर्स नहीं करी जाएगी किसी के भी ऊपर। बट यहाँ पर जो ये फॉर्मूला आया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये तो एकदम उसके विपरीत है, एकदम उसके ऑपोजिट है, यहाँ पर तो थोपा ही जा रहा है, ठीक है। तो ये क्रिटिक्स का कहना था। साथ ही साथ लॉजिस्टिकल केओस की बात करी गई। लॉजिस्टिकल केओस क्या है आपको पता है, कोई भी चीज अगर आपको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करनी है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो उन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर किससे बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है क्लासरूम से, टीचर से, जो वहां का मतलब कि जो भी उस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यही देखा गया कि अगर इसे 1 जुलाई से इंट्रोड्यूस करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको स्टाफ भी तो चाहिए, आपको टीचर्स भी तो चाहिए। बट इतनी जल्दी हायरिंग करना प्लस कौन सी टेक्स्ट बुक से पढ़ाना है उसको डिसाइड करना, साथ ही साथ आपको पता है बोर्ड एग्जाम्स भी होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में एकदम से इन चीजों को इंट्रोड्यूस करना। देखो क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ बोर्ड एग्जाम्स में प्रेशर बन रहा है तो हम ये करेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स में इसके मार्क्स फाइनली कैलकुलेट तो किए जाएंगे पर बोर्ड इसका एग्जाम नहीं लेगा, इसके जो मार्क्स ऐड किए जाएंगे वो इंटरनली करे जाएंगे। बट दिस डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है प्रेशर की, एकदम से चीजें चेंज करने की, सडन चेंज लाने की, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे क्रिटिक्स ने बात करें। ये फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज क्या है ये मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, है ना। अब यही है, यहाँ पर जो चीजें बोली गई है कि यहाँ पर ये बोला गया है कि इसी प्रॉब्लम की वजह से एक सेंसिटिव पॉलिटिकल डिबेट जो है वो रीइग्नाइट हुआ, एक कल्चरल डिबेट रीइग्नाइट हुआ, ठीक है। तो मतलब कि बात करी गई कि कैसे एक सडन चेंज जो सीबीएसई है वो लेके आई है, इवन दो उसकी ये एग्जीक्यूटिव पावर्स में नहीं है बट सेंटर के सपोर्ट के साथ वो लेके आई है, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मेरे हिसाब से ये आर्टिकल आपको बहुत ज्यादा ज्ञान देके जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, रिसेंटली प्रिजन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट आई, ठीक है। इस प्रिजन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट में 2024 के डेटा को लाया गया, आई 2026 में है पर डेटा कहाँ का लाया गया है, 2024 का डेटा लाया गया। आपको पता है कि
जो भी साल गुजर जाते उनका डेटा एनालाइज करने में, उनके डेटा को कंसोलिडेट करने में टाइम लगता है। तो इसीलिए क्या होता है कि 1-2 साल बाद जाकर कुछ 2 साल पहले का डेटा आता है। तो ऐसे ही इस रिपोर्ट में 2024 2024 के डेटा को एनालाइज किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एनालाइज किया गया है 2024 के डेटा को। रिपोर्ट कब आई है? रिपोर्ट आई 2026 में। ठीक है, ये रिपोर्ट कौन लेके आया? एनसीआरबी लेके आई। कौन लेके आया? एनसीआरबी लेके आई। इसमें क्या बोला गया? इसमें यह बोला गया कि जो हमारे जेल ऑक्यूपेंसी है ना, जेल ऑक्यूपेंसी का मतलब क्या होता है? जेल ऑक्यूपेंसी मैं लिख देता हूं उधर। जेल ऑक्यूपेंसी का मतलब क्या है? जेल ऑक्यूपेंसी का मतलब है परसेंटेज ऑफ स्पेस अवेलेबल। मतलब कि एक जेल के अंदर कितनी परसेंटेज स्पेस अवेलेबल है और इनमेट्स को ऐड करने के लिए, उसको जेल ऑक्यूपेंसी कहा जाता है। अब इस जेल ऑक्यूपेंसी रेट को जब निकाला गया तो उसमें ये बोला गया कि अगर आप नेशनली देखें, मैं किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा, अगर आप नेशनली देखें तो ये जो रेट है वो है 112%। 112% का मतलब क्या है कि जहां पर 100 लोग रहने चाहिए वहां पर कितने लोग रह रहे हैं? वहां पर एक्चुअल में 112 लोग रह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जेल ऑक्यूपेंसी बहुत कम है, कि जो अवेलेबल स्पेस है वो बहुत कम है, कि जहां पर एक्चुअल में 100 लोग रह सकते हैं वहां पे 112 लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे करी गई, होल्डिंग फार मोर पीपल देन दे वर डिजाइन टू अकोमोडेट। ठीक है, और क्या इसमें बोला गया कि ये जो ओवरवेलमिंगली हाई नंबर हमें देखने को मिल रहा है ना, कि जहां पर 100 लोग हैं वहां पे 112 लोग हैं, जहां पे 100 लोग होने चाहिए वहां पे 112 लोग हैं, ये क्यों हो रहा है? ये अंडर ट्रायल्स की वजह से हो रहा है। अंडर ट्रायल्स कौन होते हैं? अंडर ट्रायल्स वो लोग होते हैं हु आर नॉट कन्विक्टेड, यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ, हु आर नॉट कन्विक्टेड। ठीक है, अभी उनका केस चल रहा है, अभी ये भी नहीं पता कि वो मुजरिम है भी या नहीं है, मतलब कि उनका जो केस है वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, तो अंडर ट्रायल ज्यादा है, इस वजह से हमें ये मतलब कि इतना ज्यादा ऑक्यूपेंसी रेट कम देखने को मिलता है। अगर आप अंडर ट्रायल्स का डेटा देखने की कोशिश करेंगे तो 74 से लेके 76% जो जेल में इनमेट्स हैं वो सारे के सारे अंडर ट्रायल्स ही हैं। मतलब आप देख रहे हो, 2/3 से भी ज्यादा, मतलब अगर हम बात करें तो अगर आप डेटा निकालने की बात करें 3/4, हाँ, प्रॉपरली जो 3/4 लोग हैं जेल में वो कौन है? वो अंडर ट्रायल्स है। ये यहाँ पर डेटा दिया गया। ये बोला गया कि 2024 के एंड तक 1333 जेल्स नेशनली हमारे देश के अंदर है। ये जेल्स जो है पहले से कम हुई है। अब आप बोलोगे यार जेल्स कम क्यों हो रही है? वैसे ही मतलब कि इनमेट्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऑक्यूपेंसी रेट कम हो रहा है, तो फिर जो जेल्स हैं वो इंक्रीज क्यों नहीं हो रही, कम क्यों हो रही है? तो देखो, जेल कम होने का रीजन ये है कि ना सब जेल्स को बंद किया गया, सब जेल्स को डिक्रीज किया गया। ठीक है, अब सब जेल्स क्या है? सब जेल्स वो जेल्स हैं जो मतलब कि टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस नहीं है, जहां पर प्रॉपर स्टाफ नहीं है, और जो इतनी प्रॉपरली जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना प्रॉपर नहीं है, तो उन जेल्स को तो बंद किया गया। बट यस, न्यू जेल्स खोली गई जहां पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो सब जेल्स क्योंकि ज्यादा थी तो इस वजह से उनका जो मतलब कि उनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना जो आपके एग्जाम्स में स्टेटमेंट्स आती है वो बहुत ही स्मार्टली रखी जाती है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में इन्वेट्स बढ़ रहे हैं तो जेल्स तो कम होंगी नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए डेटा के मुताबिक, क्योंकि सब जेल्स को कम किया गया है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं था, मॉडर्न नहीं थी, इस वजह से टोटल जेल्स का जो डेटा है वो तो कम हुआ है, टोटल जेल्स की जो जैसे हम कहते हैं क्वांटिटी है वो तो कम हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि न्यू जेल्स नहीं बची। ठीक है, तो देर इज अ डिफरेंस, याद रखना। तो ओवरऑल जेल्स कम हुई है, पर यस मॉडर्न एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जेल्स जो है वो ज्यादा वो भी बनी है। ठीक है, अब क्या है? ये बोला गया कि जो ये 1333 जेल्स हैं
इनमें 4.53 लाख इनमेट्स की कैपेसिटी है कि इतने ही इनमेट्स इसमें रह सकते हैं। बट एक्चुअल में आज की जो रियलिटी वो है कि कैपेसिटी तो इतनी है, बट एक्चुअल में 5.11 लाख इनमेट्स यहाँ पर अभी रह रहे हैं। और जब भी ऐसा होगा कि मतलब कि जो एक्चुअल जैसे हम कहते हैं कि एक्चुअल जो ऑक्यूपेंसी है वो कम है, ठीक है, और जो वहां पर रह रहे हैं लोग वो ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा जो डेली लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो खराब होते जाएंगे, वो डिक्रीज होते जाएंगे। वॉयलेंस जो है वो इंक्रीज होगी इनमेट्स के बीच में। साथ ही साथ जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि ऑब्वियसली एरिया कम है। साथ ही साथ मेडिकल हेल्थ केयर जो है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि मेडिकल स्टाफ के ऊपर भी प्रेशर बनेगा, क्योंकि स्टाफ जो वहां पे होगा वो तो इन जो मतलब कि वहां पे ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए उसके हिसाब से है वो स्टाफ तो, बट एक्चुअल में जो वहां पे इनमेट्स हैं वो क्योंकि ज्यादा है तो मेडिकल हेल्थ केयर के ऊपर भी यहाँ पर हमें प्रेशर बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब ये बोला गया कि प्रिजन की कैपेसिटी जो है वो तो 24% से बढ़ी है पिछले 10 साल के अंदर, 2015 से 2024 तक। किस वजह से? क्योंकि 120 न्यू प्रिजन्स जो है वो बनाई गई, बट याद रखना टोटल अगर देखोगे तो प्रिजन्स कम हुई है। क्यों? क्योंकि सब जेल्स को, सब प्रिजन्स को बंद किया गया है, ठीक है। और ये बोला गया है कि लेकिन देखो आपको ये देखने को मिलेगा प्रिजन कैपेसिटी तो बड़ी है, बट उसके बाद भी कुछ इंडियन स्टेट्स में ऑलमोस्ट जो हाफ इंडियन स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें अभी भी हमें ओवर कैपेसिटी देखने को मिलती है। मतलब जो एक्चुअल कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग वहां पे रह रहे हैं। इवन दो हमने क्या किया है, हमने प्रिजन कैपेसिटी को इंक्रीज किया, उसके बावजूद भी हमें ये देखने को मिल रहा है। इसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। उसके बाद स्टेट वाइज अगर आप डेटा देखेंगे तो सिर्फ 3 स्टेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनका डेटा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर दिल्ली है जिसकी प्रिजन में आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी रेट है, ठीक है, 194%। मतलब जहां पर एक्चुअल में 100 लोग होने चाहिए वहां पे 194 इनमेट्स हैं, ऑलमोस्ट डबल। वहीं पर ये देखने को मिला जम्मू एंड कश्मीर में ये जो रेट है ये बहुत जल्दी इंक्रीज किया है, ठीक है। कैसे? 2015 में ये जो ऑक्यूपेंसी रेट था, क्या ये किसके बारे में बात करी गई है? ऑक्यूपेंसी रेट के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो जो ये ऑक्यूपेंसी रेट था 2015 में 78% था, पर वहीं पर आप देखेंगे 2024 में ये 148%, मतलब कितना ज्यादा इंक्रीज देखने को हमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है। वहीं पर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में ये जो ऑक्यूपेंसी रेट है ये कम हुआ है। कैसे? 234% था 2015 में और 127% हो गया 2024 में। ये ऑक्यूपेंसी रेट कैसे कम हुआ है? ऑब्वियसली क्योंकि न्यू जेल्स बने, ठीक है। तो सिर्फ ये 3 स्टेट है जिनका डेटा आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एक रिपोर्ट आई है इससे रिलेटेड, ठीक है। आगे आपको क्या पता होना चाहिए कि रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है अंडर ट्रायल्स। मैंने आपको जैसे बताया था 77% जो अंडर ट्रायल्स हैं वो एक्चुअल में कौन है, सॉरी 77% जो लोग हैं वो 2021 के डेटा के हिसाब से अंडर ट्रायल्स थे। न्यू डेटा जो आया है उसके हिसाब से 73%, जो टोटल पॉपुलेशन है इनमेट्स की उसमें से 73% जो है वो कौन है? वो अंडर ट्रायल्स है। वो कौन है? वो अंडर ट्रायल्स है, ठीक है। अभी क्या है कि 2021 के हिसाब से जो कोविड टाइम चल रहा था उसके हिसाब से तो ये डेटा कम है, पर अगर आप प्री पैंडेमिक लेवल्स की बात करें, प्री कोविड 19 के लेवल्स की बात करें, तो ये जो डेटा है वो ज्यादा है। मतलब कि ये देखो क्या हुआ, प्री पैंडेमिक, प्री कोविड की बात करें, इस टाइम पर डेटा जो था वो कम था, ठीक है। उसके बाद या फिर ऐसे बनाता हूँ, रुको, फिर इधर हम कर देते हैं, इधर हम ले लेंगे 2021 का लेवल और इधर हम ले लेंगे 2024 का लेवल। तो प्री कोविड में ये जो डेटा था वो समझ लो ये थी उसकी जो मतलब कि वहां पे हमें मतलब जो ऑक्यूपेंसी रेट देखा गया, ठीक है। 2021 में ये बढ़ गया क्योंकि आपको पता है कोविड के टाइम पर क्या हुआ, कोविड के टाइम पर कोर्ट्स बंद थे तो अंडर ट्रायल्स इंक्रीज हुए।
2024 में ये रेट इन डिक्रीज हुआ है, बट अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल से ज्यादा है। अब आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये देखा गया दिल्ली और बिहार जैसे एरियाज में, दिल्ली और बिहार जैसी स्टेट्स में, ठीक है, जो अंडर ट्रायल्स हैं वो एक्चुअल में 87% तक जाते हैं। वो एक्चुअल में 87% तक जाते हैं। नेशनल लेवल का डेटा क्या है? नेशनल लेवल का डेटा क्या है? 73%। सिर्फ अगर हम बात करें दिल्ली और बिहार की तो 87% जो इनमेट्स है वो अंडर ट्रायल्स है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है स्टाफ की शॉर्टेज की। एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बैठी थी। उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एक स्टेटमेंट दी, जो हमारा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना प्रिजन सिस्टम का, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट में क्या बोला? दैट दिस इज द मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट ऑफ प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा? सीवियर स्टाफ शॉर्टेज। ये देखा गया कि एक्चुअल में जो सैंक्शनड प्रिजन स्टाफ है उसमें से 60% जो सीट्स हैं वो अभी भी वेकेंट है। मतलब एक तो इनमेट्स जो है उनके ऑक्यूपेंसी रेट इतने लो हैं, इतनी ज्यादा ऑक्यूपेंसी है वहां पे, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा प्रिजन स्टाफ है वो इतना कम है कि 60% तो हमें सीट वैकेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें हमारे प्रिजन सिस्टम में देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टुवर्ड्स अ डायलॉग ऑन एडोलसेंट सेक्सुअलिटी। ये आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हुआ क्या, रिसेंट जो केस है वो केस क्या है कि एक गर्ल है जो 15 ईयर्स की है, ठीक है, एंड एक 17 ईयर ओल्ड बॉय, इनके बीच में कंसेंशुअल सेक्स हुआ, ठीक है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन की बहुत कमी है तो इट वाज अनप्रोटेक्टेड। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो फीमेल है, वो जो गर्ल है वो प्रेग्नेंट हो गई। अब उसने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, उसकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में है, ठीक है, सुसाइड अटेम्प्ट किया, ठीक है। साथ ही साथ ये देखा गया कि उसकी अपनी भी एक रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 28 वीक्स होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि एबॉर्शन करा जाएगा, एबॉर्शन करा जाएगा। एक्चुअल में जो मतलब कि राइट, मतलब कि मैक्सिमम जो मतलब कि टाइम है एबॉर्शन का वो 24 वीक्स है। वो क्या है? 24 वीक्स है। बट एक्सेप्शन है, ठीक है, उसमें भी 28 वीक्स जो है, 28 वीक्स होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि एबॉर्शन करवाया जाएगा। बट यहाँ पर एक मेजर डिबेट आती है। वो मेजर डिबेट किसके बीच में? वो है डॉक्टर्स की एथिकल ड्यूटी के बीच में और पेशेंट की रिप्रोडक्टिव राइट्स के बीच में। अब क्या है, अभी क्या है ना कि अगर 24 वीक से कम का टाइम है तो उस टाइम पर फीटस इतना डेवलप्ड नहीं होता कि वो पर्टिकुलर चाइल्ड जो है वो लाइफ में आ जाए, ठीक है। तो उस केस में डॉक्टर्स की जो एथिकल ड्यूटी होती है वो वुमेन के प्रति ज्यादा होती है कि जो वो पर्टिकुलर गर्ल है या वो पर्टिकुलर वुमन है उसको सेव करना है, ठीक है। बट अभी जब 24 वीक से ज्यादा हो गए, 28th वीक चल रहा है, तो इस केस में क्या होता है, वो फीटस इतना डेवलप हो जाता है कि वो चाइल्ड जो है वो अभी लाइफ में आ चुका है। हाँ, वो फुली डेवलप्ड नहीं है बट वो लाइफ में आ चुका है। तो यहाँ पर एक कंसर्न आ जाता है कि अब डॉक्टर के पास दो चीजें हो गई, उस वुमन की हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है और वो जो चाइल्ड है, ठीक है, जो चाइल्ड है जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ बट अभी वो लाइफ में आ गया है, उसको भी सेव करना है। तो इस वजह से जो एम्स है उसके जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कोर्ट कोर्ट में पिटीशन डाली कि आप कुछ वीक 6 वीक्स एक्चुअल में और रुक जाइए, ठीक है। उसके बाद जो बेबी है वो डेवलप हो जाएगा, उसके बाद हम इस मतलब प्रोसेस को पूरा कर देंगे। बट क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो वो पर्टिकुलर गर्ल है उसको ऊपर रखते हुए, ठीक है, क्यों ऊपर रखा? क्योंकि 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट वो कर चुकी है, साथ ही साथ उसकी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, उसकी रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि अबॉर्शन करवा दिया जाए, ठीक है। बट
अभी क्या है, यहाँ पर ये लिखा हुआ होगा। हाँ, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ कि फीटस डेवलप हो जाता है, फिर वो सारी चीजें। तो अब ये क्वेश्चन वही क्रिएट करता है कि डॉक्टर की एथिकल ड्यूटीज के बीच में और पेशेंट्स की रिप्रोडक्टिव राइट्स के बीच में। तो यहाँ पर तो ये चीज समझाई गई, ठीक है। बट मुद्दा इससे बहुत बड़ा है, ठीक है। जो मेजर इशू है वो ये नहीं है कि एक हमें ये केस देखने को मिला, ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। और ऐसे बहुत सारे केस ये भी देखने को मिलते हैं जहां पर प्रॉपर तरीके से अबॉर्शन नहीं करवाया जाता, जिसकी वजह से लड़कियों की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है? वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एक टैबू से। वो टैबू क्या है? वो टैबू ये है कि सेक्स एजुकेशन के बारे में जैसे ही बात होती है, वैसे ही इंडियन कल्चर में हाथ खड़े हो जाते हैं कि हमें इसके बारे में बात नहीं करनी। ये टैबू है, ठीक है। बट इसी टैबू की वजह से हमें ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही बात बोली गई है, एडोलसेंट सेक्सुअलिटी की बात करी गई है। हमारे देश में करंट अप्रोच क्या है? एक ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन लगाई जाती है। ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन क्या है यहाँ पर? कि जितने भी टीनेज है उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी को क्राइम मान लिया जाता है अंडर पॉस्को, ठीक है। चाहे वो जो मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, चाहे वो पूरी तरीके से कंसेंशुअल हो, मतलब कि लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी से हुई हो, उसके बाद भी उसे क्रिमिनल एक्ट की तरह देखा जाता है। इस अप्रोच को हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें ये चेंज करना पड़ेगा कि हम जेन्युइन चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन या चाइल्ड रेप के बीच में और एडोलसेंट रिलेशनशिप के बीच में, टीनेज रिलेशनशिप के बीच में, टीनेज कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी के बीच में हमें एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तभी हम क्रिमिनल एक्टिविटीज को और एक नॉर्मल एक्टिविटी को के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तभी हम एक पॉलिसी चेंज ला पाएंगे, जब हम इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर लाइन बना पाए, ठीक है। साथ ही साथ ये बोला गया है कि अभी आपको शायद ये पता हो, शायद ये ना पता हो, बट क्या है, जो कॉन्डम्स की एड है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो 6 AM से 10 PM के बीच में नहीं रन की जाएंगी। अब जब ऐसी एड्स रन नहीं करी जाएगी तो इससे क्या होगा? इससे जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं उनके बीच में कभी भी ये सिचुएशन नॉर्मलाइज ही नहीं हो पाएगी कि ऐसी भी कोई चीज होती है, ठीक है। और जब तक ये चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो पाएंगी, तब तक इस मुद्दे पर बात ही नहीं होगी। और जब तक इस मुद्दे पर बात नहीं होगी, तब तक हमें ऐसे केसेस देखने को मिलते रहेंगे। और जब जब हमें ऐसे केसेस देखने को मिलते रहेंगे, तो हमारे हमारा जो यूथ है वो ऐसे मेंटल स्ट्रेस से गुजरता रहेगा, ठीक है। तो यही बात करी गई है कि इनिशियल स्टेजेस पे ही जब एडोलसेंस देखने को मिलती है, लाइक क्लास 8th 9th 10th में ही टीनेजर्स को सेफ सेक्स क्या होता है इसके बारे में नॉलेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है इसके बारे में नॉलेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाए, कैसे एसटीडीज को प्रिवेंट किया जाए, इसके बारे में नॉलेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक क्लास 10th में एक चैप्टर डालने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस। आप भी जब यूपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं या स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, तो इट इज अ प्रोसेस। आप 1 से 1.5 साल दे रहे हैं, कुछ कुछ लोग उससे ज्यादा भी दे रहे हैं, मैक्सिमम लोग उससे ज्यादा ही देते हैं, ठीक है। तो बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस, आप तब लर्न करते हैं जब आप एक लंबे टाइम तक उसके बारे में सीखते हैं। तो ऐसे ही जो एजुकेशन है, ये मेरे पर्सनल व्यूज है, एजुकेशन है वो एक प्रोसेस है, ठीक है। उस प्रोसेस को नॉर्मलाइज करने के लिए आपको ये 2 से 3 साल पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है, इसी आर्टिकल में कुछ पॉलिसी शिफ्ट थे जो रिकमेंड करे गए थे। साथ ही साथ ये बोला गया था, ये मेरे को काफ़ी अच्छी लाइन लगी, अगर कोई सिविल सर्विसेज का मेंस का एग्जाम दे रहा है, या फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो पेपर 2 होता है, उसमें आपको पता है कि आपको मतलब कि आंसर राइटिंग करनी होती है, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट को कल्चर के पीछे छुप कर, शांत रहकर, ठीक है, इस प्रॉब्लम से डील नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, एडोलसेंट को ये एक्सपेक्ट करना कि एडोलसेंट्स जो हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज ना हो, ये एक्सपेक्ट करना गलत है। बल्कि क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को फियर बेस्ड लॉज से दूर हटकर अवेयरनेस बेस्ड लॉज लाने चाहिए, एजुकेशन लानी चाहिए, एजुकेशनल लॉज लाने चाहिए कि ऐसी चीजें मैंडेटरी की जाए,
ऐसी एजुकेशन मैंडेटरी करी जाए, ठीक है। और इन चीज़ों को फैमिली लेवल पे भी, स्कूल लेवल पर भी, लॉफुली भी नॉर्मलाइज किया जाए, ठीक है। तभी ऐसी प्रॉब्लम्स जो है उससे डील किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक का ये एक टॉपिक है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि साइंस एंड टेक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अब देखो, यहाँ पर क्या हुआ, जो वेब टेलीस्कोप है, ठीक है। मैंने शायद इधर तक तो मेरी इमेज ही आ रही होगी यार, मैंने कुछ वहां पे लिखा था वो शायद आपको दिखा ना हो, सॉरी फॉर दैट। अगली बार से मैं इधर लिखा करूंगा। देखो क्या है, जो वेब टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप, इसने रिसेंटली कैप्चर किया एक एक्सो प्लैनेट को। एक्सो प्लैनेट कौन से प्लैनेट होते हैं आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है वो सारे प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हैं उन्हें हम एक्सो प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी एक एक्सो प्लैनेट है 700 लाइट ईयर्स दूर हमारे अर्थ से, ठीक है। 700 लाइट ईयर्स का मतलब क्या है? देखो, किसी किसी का अगर साइंस एंड टेक कमजोर है ना तो कोई बात नहीं, मैं आपको एकदम मतलब कि बेसिक से समझाऊंगा। लाइट ईयर्स का मतलब क्या होता है? जैसे आप एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाते हैं, ठीक है। तो आप किलोमीटर्स में डिस्टेंस को मतलब कि कैलकुलेट करते हैं, या आवर्स में डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। आप बोलते हैं ना कि मुझे वहां पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, ये भी तो एक तरीका है डिस्टेंस को ट्रैवल मतलब कि कैलकुलेट करने का। वैसे ही आप बोलते हैं मेरे को इतने किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो वो भी एक तरीका है डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का। वैसे ही एक तरीका है लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स एक मतलब डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का तरीका है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि हमारे करंट जो हमारी अर्थ है उससे कितना दूर कोई भी प्लैनेट है, ठीक है। जब हम स्पेस में, जब हम सोलर सिस्टम के लेवल पे, स्पेस के लेवल पे बात करते हैं, तो हम किलोमीटर्स को यूज नहीं करते, हम घंटों को यूज नहीं करते, हम लाइट ईयर्स को यूज करते हैं। कि अगर एक लाइट है, जो हमारी लाइट है, वो अगर एक स्पीड से जा रही है तो उस लाइट को वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, उसको हम लाइट ईयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी अर्थ से जिस प्लैनेट तक पहुंचने में हमें 700 लाइट ईयर्स लगेंगे अगर हम लाइट की स्पीड से जाते हैं, ठीक है। तो उस मतलब कि प्लैनेट के वेदर सिस्टम को यहाँ पर मॉनिटर किया गया। उस प्लैनेट का नाम क्या है? WASF 94 AB, ठीक है। तो उसके वेदर सिस्टम को हमने क्या किया है? एनालाइज किया है, ठीक है। तो आप सोचो कि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो कितना पावरफुल है। वो इतना पावरफुल है कि हमारे यहाँ से जो 700 लाइट ईयर्स दूर एक एक्सो है, उसके वेदर सिस्टम को हम मॉनिटर कर पा रहे हैं, ठीक है। उसकी अभी मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा। एक आर्टिस्टिक रेंडरिंग है, मतलब एक रियल इमेज नहीं है। आर्टिस्ट ने वो इमेज बनाई है कि कैसे वो प्लैनेट दिखता होगा, उसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा WASP 94 AB अगर आपके एग्जाम में आ जाए क्या है, तो आपको याद रखना है ये एक एक्सो है, ठीक है। ये क्या है? कैसा एक्सो है? गैस जायंट है। गैस जायंट कैसा? देखो, आपको पता है हमारा जुपिटर है, हमारे सोलर सिस्टम का जुपिटर है, वो भी एक गैस गैस जायंट है, वो एक गैस से बना हुआ प्लैनेट है। तो वैसे ही ये एक्सो भी गैस से बना हुआ है। ये हमारा जो जुपिटर है उससे ट्वाइस है साइज में, मतलब कि उससे 2 गुना बड़ा है, ठीक है। और ऐसे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ना जो हमारे सोलर सिस्टम में, जो जुपिटर है उसकी तरह होते हैं, ठीक है, उनको हम हॉट जुपिटर्स बोलते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? हॉट जुपिटर्स। तो हॉट जुपिटर्स क्या होते हैं, ये भी टर्म पूछी जा सकती है। तो जैसे हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर है उसकी तरह ही मैसिव गैस जायंट एक्सोप्लैनेट्स होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हैं, पर जुपिटर लाइक है। जैसा जुपिटर एक गैस जायंट है, गैस से बना हुआ प्लैनेट है, वैसे ही वो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, क्या बताया गया इस वैस्प 94 AB के बारे में? ये टाइडली लॉक है अपने सन के साथ। टाइडली लॉक का मतलब क्या होता है? जैसे मून जो है हमारे साथ टाइटली लॉक है, आपको क्या देखने को मिलता है? ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है। अर्थ के अराउंड सन घूमता है, और रेवोल्यूशन और रोटेशन जो है उसकी एक ही स्पीड है। तो इसकी वजह से हमें मून का सिर्फ एक ही फेज देखने को मिलता है ना। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब मून जिस तरीके से हमारे अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना, उसी तरीके से वो रोटेट भी कर रहा है अपने एक्सिस पे। तो इस वजह से हमें मून का हमेशा एक ही चेहरा देखने को मिलता है। तो ऐसे ही ये बोला गया जो वैस्प 94 AB है, ये भी टाइडली लॉक है,
किस पर, अपने वहां के अपने सोलर सिस्टम के सन से टाइडली लॉक है कि जो उसका एक फेज है वही हमेशा सन की तरफ फेस करता है। इसकी वजह से जो फेस उसका सन की तरफ फेस करता है वो तो इतना गर्म है, वो तो इतना गर्म है कि वहां पे जो रॉक है वो भी इवेपोरेट हो जाती है। लेकिन दूसरा जो पार्ट है जो हमेशा ही सन के ऑपोजिट साइड रहता है, जहां पर हमेशा ही अंधेरा रहता है, वो जो एरिया है वो इतना ठंडा है, वो एकदम इसका ऑपोजिट है, वो एक्सट्रीमली ठंडा है। ठीक है, ये बात यहाँ पे करी गई है। तो यही बोला गया कि जो सुपर फास्ट विंड्स उस प्लैनेट पर, ये देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर कहानी है, याद कर लो। जो सुपर फास्ट विंड्स है, अरे यार मैंने फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया यार, अरे भाई साहब, चलो कोई बात नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, याद रखूंगा, इसके यहाँ ऐसे लाइन बना लिया करूंगा। ठीक है। तो ये बोला गया कि सुपर फास्ट विंड्स है, यहाँ पे बना देता हूँ, कि यहाँ पर ये वाला एरिया ऐसा है जो फेस कर रहा है उसके सन को, वो तो इतना गर्म है कि यहाँ पे रॉक भी इवेपोरेट कर जा रही है, और एक एरिया ऐसा है जो एक्सट्रीमली कोल्ड है। तो ये जो एक्सट्रीमली कोल्ड वाला एरिया है ना, यहाँ पे रात जो क्लाउड फॉर्म होते हैं वो सुपर फास्ट मूविंग एयर्स की वजह से इस तरफ आते हैं। ठीक है। और ये जो क्लाउड्स है ये किससे बने हैं? मैग्नीशियम सिलिकेट, आयरन से बने हुए हैं, मैग्नीशियम सल्फाइड से बने हुए हैं। ठीक है। अब क्या है कि जैसे ये इस तरफ आते हैं, यहाँ पे तो बहुत एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर है। तो इस केस में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही ये डे साइड पे पहुंचते हैं, ये कंप्लीटली ये जो क्लाउड्स है वो वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है। और जो इवनिंग देखने को मिलती है यहाँ पे वो परफेक्टली क्लियर होती है। ठीक है। बट अब एक यहाँ पर मतलब कि टर्म इंपॉर्टेंट है, वो है, कहाँ गई वो टर्म? अरे मैंने अंडरलाइन नहीं करी शायद, चलो ठीक है। एक यहाँ पे टर्म आएगी स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? एक्चुअल में जो साइंटिस्ट हैं, जब वो स्टडी करते हैं मैटर और रेडिएटिव एनर्जी के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको, तो उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इससे साइंटिस्ट को क्या पता चलता है, रिसर्चर्स को क्या पता चलता है, वो इस मैटर और रेडिएटिव एनर्जी के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से किस तरीके से जो वो पर्टिकुलर मैटर है वो इस रेडिएटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वापस एमिट कर रहा है और स्कैटर कर रहा है। ठीक है। वो पता चलता है किसको? वो पता चलता है साइंटिस्ट को या फिर रिसर्चर को। ठीक है। तो अब मैं जरा आपको इसकी आर्टिस्टिक रेंडरिंग दिखा देता हूँ। आर्टिस्टिक रेंडरिंग का मतलब क्या है? आर्टिस्टिक रेंडरिंग का मतलब है ये रियल इमेज नहीं है, बट ये ऐसे शो किया गया है आर्टिस्ट के द्वारा कि किस तरीके का वो एक्सो है, जिसके बारे में अभी हमने बात करी है, वैस्प 94 AB के बारे में। ठीक है। तो ये वो प्लैनेट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके का वो दिखता है। ये जो क्लाउड्स है ये वो मैग्नीशियम सल्फाइड से बने हुए क्लाउड्स है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रम्प कैनॉट अचीव विद डिप्लोमेसी व्हाट ही फेल्ड टू गेट थ्रू वॉर। देखो ये जो आर्टिकल है ये आपके पढ़ने के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बता दूंगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। पीडीएफ यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, तो यहाँ पर जाके आप इस आर्टिकल को प्लीज देख लेना और समझ लेना, और एमसीक्यूज के लिए भी यहाँ पे आ जाना। ठीक है। एमसीक्यूज मैं डेली यहाँ पे अपलोड करता हूँ। अब क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। क्या हुआ कि इनिशियली जो चीज डिप्लोमेसी के थ्रू अचीव करी जा सकती थी, वो ट्रंप ने डिप्लोमेसी के थ्रू अचीव नहीं करी, बल्कि कैसे करी? वॉर के थ्रू अचीव करने की कोशिश करी। बट ट्रंप ने जैसा सोचा था, ट्रंप ने सोचा था हम वॉर करेंगे हमेशा की तरह, उसे जीतेंगे एंड ईरान को अपने हिसाब से वर्क करने के लिए बोलेंगे। ठीक है। बट हुआ उसका एकदम विपरीत, एकदम ऑपोजिट। ईरान ने इस तरीके से रिटेलिएट किया कि अब ट्रंप वापस इस डिप्लोमेसी की तरफ मूव करने पर जिसे हम कहते हैं कि फोर्स हो चुका है। ठीक है। अब हुआ क्या कि जो यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, जो बैरक ओबामा है उसने 2013 में इसी डिप्लोमेसी के थ्रू एक डील करी, जिसमें ईरान इस बात को माना कि हम न्यूक्लियर एनर्जी से वेपन्स नहीं बनाएंगे, बल्कि अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है। विच वॉज ओके बाय देन गवर्नमेंट, जो जिसके लीडर थे बैरक ओबामा। 2015 में इसी के चलते, जो ये 2013 में ये डिप्लोमेसी हुई उसके चलते 2015 में न्यूक्लियर डील होती है। ठीक है। बट 2018 में आता है ट्रंप, और ट्रंप इस चीज को कैंसिल कर देता है। ठीक है। ट्रंप इस चीज को क्या करता है? कैंसिल कर देता है कि जो डील तब हुई थी उसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है।
इसकी वजह से जो डिप्लोमेसी के थ्रू उस टाइम अचीव किया गया था वो चीज खत्म हो जाती है। और अब जब वापस जब आपने देखा ट्रेड डिसरप्शंस होने लगे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, अब वापस जो ट्रम्प है वो डिप्लोमेसी की तरफ घूम रहा है, ठीक है। तो यही बात बोली गई कि जो बैरक ओबामा 2013 में अचीव कर चुके थे, ठीक है, वही चीज ये ट्रम्प जो है अब इतना कुछ वर्ल्ड लेवल पे खराब करने के बाद वहां पे वापस आ रहा है। मतलब कि यही बात यहाँ पे करी गई कि अब जो ट्रम्प सोच रहा है ना कि मैं डिप्लोमेसी के थ्रू अचीव करना चाह रहा हूँ, वो एक्चुअल में वो तब अचीव नहीं कर सकता जब वो किसी देश के साथ वॉर करके वो अचीव करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अब ईरान भी स्टबन हो जाएगा, अब ईरान भी अपनी एक्स्ट्रा मतलब कि मांग रखेगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स थे जो आज के हमारे इंपॉर्टेंट थे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम ओरिएंटेड थे। मैं फिर से एक ही बात कहूंगा यार, देखो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं 8-9 आर्टिकल लेके आ जाऊँ रोज के, बट अगर वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी मतलब कि पॉइंट रखते ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस रखते ही नहीं है, तो उनको क्यों पढ़ना है, उनके ऊपर क्यों टाइम निकालना है, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ उन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, 5 to 6 आर्टिकल्स रोज के देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सिर्फ उन्हें ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी हाँ, एक लास्ट चीज, अगर कोई यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, बट क्या हुआ कि आपको पता है कितनी अनसर्टेनिटी थी एग्जाम में, उसके बाद अगर कोई प्लान भी ढूंढ रहा है और सीएपीएफ एसी असिस्टेंट कमांडेंट 2026 देने वाला है, तो मैं उसे बता देता हूँ कि मैंने कल ही एक स्ट्रैटेजी की वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें मैंने क्या किया था, मैंने आपको ट्रेंड बताया था किस तरीके का जो ट्रेंड है वो सीएपीएफ यूपीएससी जो है सीएपीएफ के एग्जाम में फॉलो कर रही है। साथ ही साथ मैंने उसमें सोर्सेज डिस्कस किए थे, आप कहाँ से उन चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। आगे आने वाले कुछ टाइम में मैं इसके पीवाई क्यूज भी लेके आऊंगा, ठीक है। जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए की कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इन पीवाई क्यूज को देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी इधर से उठाती है फिर उधर पूछती है, उधर से उठाती है फिर इधर पूछती है। तो आपको सारे पीवाई क्यूज करने जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एक और चीज जो मैं लेके आने वाला हूँ, मैं आपके लिए एनसीईआरटीज कवर करने वाला हूँ, ठीक है, ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की। आपको पता है कि आपको अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना है, आपको एनसीईआरटीज तो कंप्लीट करनी है, ठीक है, चाहे वो ओल्ड एनसीईआरटी हो, चाहे वो न्यू एनसीईआरटी हो, चाहे वो तमिलनाडु एनसीईआरटी हो, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए चीज़ें ईजी हो जाए, आप फालतू के कंटेंट को ना पढ़ो, सिर्फ उतना कंटेंट पढ़ो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये इनिशिएटिव लूंगा कि मैं आपको ये करवाऊंगा कुछ दिन में, देखो मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मुझे चीज़ें कंसोलिडेट करनी है, मुझे फालतू चीज़ें ऐड नहीं करनी है। तो उतने ही मैं कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा जितना इंपॉर्टेंट है, जितना आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उसको कंसोलिडेट करने में थोड़ा 10 to 12 डेज लगेंगे, बट मैं आपके लिए ये क्लासेस लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।